दोस्तों नमस्कार। आज हम इंडियन ज्योग्राफी के लेक्चर 4 को करेंगे, जिसमें भारत के तटीय मैदान के बारे में चर्चा करें। हमने ऊपर 3 लेक्चर ले रखा है, तो आप इस लेक्चर को करने से पहले आप उसे अवश्य देख लें, क्योंकि चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं भारत के तटीय मैदान के बारे में, जिसमें हम देखेंगे आज की क्लास में उत्तरी भारतीय मैदान को, साथ में तटीय मैदानों को भी देखेंगे। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने उसमें देखा था कि ये भारत का मानचित्र है, और यहाँ से ये बीच से गंगा निकल रही थी, भारत में शामिल हुई थी, और इस तरफ से ब्रह्मपुत्र। तो चलिए हम इसमें गंगा के थोड़ा विस्तार को समझते हैं, और इसमें हम सभी को पहले बांट लेते हैं कि कौन सा मैदान है। जैसे यहाँ पे हो गया राजस्थान का, साथ में यहाँ पे देखे तो ये हो गया पंजाब का मैदान, इधर हो गया ऊपरी गंगा, ये हो गया मध्य गंगा, निचली गंगा, मतलब एक गंगा के मैदान का क्षेत्र हो गया। और ये असम का क्षेत्र हो गया, ये हो गया मैदान का क्षेत्र पंजाब वाला, ये राजस्थान का हो गया, ये असम वाला। ये भारत के उत्तरी भारतीय मैदान है, ये मैदान का क्षेत्र के अंदर जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, ये बंगाल का क्षेत्र हो गया, थोड़ा सा इस तरफ हो गया, ये झारखंड वाला थोड़ा सा क्षेत्र हो गया, और ये सारा चीज़ इधर है। यहीं पे उत्तराखंड का क्षेत्र हो गया, इसमें पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान वाला क्षेत्र है। एक बार हम मैदान के निर्माण को समझते हैं कि मैदान निर्माण कैसे होता है। जैसा कि आपने पढ़ा था कि ये पहाड़ की ऊंचाई है, साथ में यहाँ से समय बीतते गए और धीरे धीरे यहाँ से पहले बड़े बड़े कंकड़ आते गए, और ये धीरे धीरे यहाँ पे आते और ये क्षेत्र बन गया। ये ढलाव का क्षेत्र हो गया, और इस तरफ का क्षेत्र तराई का क्षेत्र हो गया, जो कि मतलब जहाँ पे पानी वगैरह वो सारा चीज़ रहता है ज़्यादातर, वो हो गया क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र हो गया। जैसा कि हमने देखा था कि ऊपर ये यहाँ से नदी निकलने के बाद वो अपने इस तरफ बहना स्टार्ट करती है, और इसी बहाव के दौरान नदियाँ अपने आसपास मैदानों का निर्माण करते हुए जाती है। ये वाला क्षेत्र जैसे हो गया, और आगे जाने के बाद वो अपना समुद्र में से चली जाती है। तो इस तरह भी दोनों साइड जैसे हो गया, ये मैदानों का निर्माण कर रही है। यहाँ पे बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं, और धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसका वो जो साइज़ है वो धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे आता जाएगा वो टूटता फूटता जाएगा, और वो साइज़ में छोटा होता चला जाएगा। और यही साइज़ छोटे होते 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 एक बार वो मैदान का निर्माण कर देता है आगे चलने के बाद। जैसे इसके भावर बोलते हैं, साथ में ये वाला खादर वाला क्षेत्र हो गया, जैसे कि जहाँ पे नदियाँ ज़्यादा अपना लेके आती हैं, ये खादर हो गया, खादर वाला। और ये पुरानी ये जगह है, इसे बांगर कहते हैं। खादर और बांगर पेटी समझ गए होंगे मुझे आशा है, लेकिन मेरे को जैसे कि बता देता हूँ कि जैसे ये नदियाँ इस तरफ से आ रही है, ये नदियाँ जिस तरफ से बहाव के कारण वो आसपास के जो ये पानी बार बार इसके ऊपर चढ़ जाता है, तो जिसके ऊपर जो अभी लेटेस्ट में पानी चढ़ा है, मतलब कि अभी वो क्षेत्र को खादर कहते हैं। और जो कि एक बार पानी बहुत सालों 2 साल 5 साल 10 साल में एक बार जाता है, या फिर उस पर पानी चढ़ना बहुत बंद हो गया, उसके इतना ऊंचाई पे जा चुका है वो, या फिर वो बहाव की नदी का बहाव जैसे कि चेंज हो चुका है, और वो इस वाले एरिया को फिर खादर कहेगा, और इस वाले एरिया फिर बांगर हो जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से वो जो नदी के पास वाला क्षेत्र है उसे खादर कहते हैं, जो नदी से दूर है थोड़ा सा चल के, जिसमें कि पानी का मात्रा उतना नहीं जा पाता है, वो बांगर वाला क्षेत्र है। तो आशा है कि आप खादर और बांगर समझ गए होंगे। अगर हम भाबर के निर्माण की बात करें तो जैसे कि ये पर्वत हो गया, शिवालिक पर्वत से जैसे जैसे नीचे आता जाता है, मैदान की ओर बढ़ता है,
पर्वत ढाल मतलब कि कम पड़ जाता है। जैसे अगर यहाँ से कोई आया है तो पर्वत ढाल कम पड़ने के कारण नदियाँ गुलाश में चट्टाने में जो है बजरी का रूप ले लेती है और वो धीरे धीरे आगे बढ़ते चली जाती है। और ये जो बड़े पत्थर हैं उसे नहीं टूट पाड़ती है नदियाँ, और वही वाला क्षेत्र जो है वो भावर कहा जाता है। इस भावर की पेटी के हम फैलाव की बात करें तो ये कम से कम 8 से 20 किलोमीटर है, जो कि हिमालय के आसपास के क्षेत्र में, हिमालय से मतलब कि नज़दीकी क्षेत्र में, एक तरीके से पर्वत के नज़दीकी क्षेत्र में। और एक चीज़ यहाँ पे कि ये तराई वाला क्षेत्र, इस भावर के बाद जो होता है उसे तराई बोलते हैं। यहाँ पे नदियाँ जैसे कि अगर बड़े बड़े पत्थर के बीच में वो नदियाँ जाके छिप जाती हैं, फिर दोबारा से नदियाँ यहाँ निकलती है, इस क्षेत्र को तराई वाला क्षेत्र बोला जाता है। यहाँ से पुनः नदियाँ दिखनी स्टार्ट हो जाती है और इसका गति जो होता है वो ढीला पड़ जाता है, मतलब कि कम पड़ जाता है अधिक ढाल नहीं होने के कारण, और जल भराव धीरे धीरे इस क्षेत्रों में हो जाता है, जिसे तराई क्षेत्र बोला जाता है। जैसा कि यहाँ पे बहुत सारा पानी आने के बाद ये वाला क्षेत्र थोड़ा दलदली जैसा क्षेत्र बन जाता है लगातार जल भराव रहने के कारण। और यहाँ पे वन वगैरह भी, क्योंकि बहुत अधिक पानी और पोषक तत्व मिल रहा है, जिसके कारण यहाँ पे वन बड़े बड़े जंगल दिखना प्रारंभ हो जाते हैं और यहीं पे जंगल पाया जाता है तराई वाले क्षेत्र में। आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि जैसे ऊपर हमने पढ़ा था वो हिमालय वाला क्षेत्र, वो सारा चीज़ शिवालिक हो गया, इन सब में इसका जो क्षेत्र है ये पश्चिम में ज़्यादा चौड़ा है। जैसे पश्चिम का मतलब है कि जैसे हमने ये पढ़ा था तो इस वाले क्षेत्र में ये ज़्यादा चौड़ा है, और इस वाले क्षेत्र में धीरे धीरे आते आते वो कम हो गया है। ये नेपाल तक पहुंचने के बाद इसका विस्तार धीरे धीरे ऐसे आगे चलते हुए ये कम हो जाता है और इस तरफ क्षेत्र चौड़ा होता है। इस तरफ ये वाला खादर वाला क्षेत्र हो गया, ये बांगर वाला क्षेत्र। हम खादर और बांगर के थोड़े से कुछ डिफरेंस को लिख लेते हैं कि क्या क्या होता है इसमें। एक तरफ खादर हो गया और दूसरी तरफ बांगर हो गया। हम थोड़े से कुछ चीज़ों को लिख लेते हैं। बाढ़ से ये लगातार, इसके ऊपर बाढ़ का मतलब कि लगातार आते रहता है, बाढ़ अधिक मात्रा में आता है। यहाँ पे बाढ़ कभी कभार आता है, मतलब कि कभी कभी हो गया। वहीं दूसरी बात करें तो ये उपजाऊ मृदा है और ये थोड़ा कम है, कम उपजाऊ हो गया। नदी के नज़दीक बहाव वाले क्षेत्र होता है, ये जो नदी बहती है उसके थोड़े ऊपर वाले क्षेत्र, ऊपर इन द सेंस कि इससे नदी बह रही है तो ये ऊपर वाला यहाँ हो गया और ये ऊपर वाला क्षेत्र हो गया, इसे कहते हैं नदी। वहीं आगे देखते हैं तो इसमें नूतन जलोढ़ मृदा का अधिकता होता है। बाढ़ तो हमने पढ़ ही लिया था कि यहाँ पे वार्षिक बाढ़ की मात्रा अधिक होती है, पोषक तत्वों मात्रा अधिक है। और आगे हम इसमें देखें तो क्या क्या पाया जाता है, जिसमें कि इसमें सघन कृषि के लिए उपयुक्त है। कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा इसमें कम होती है और साथ में नमी या जिसे कार्बनिक पदार्थ की मात्रा। वहीं बांगर की बात करें तो कभी कभी यहाँ पे बाढ़ कभी कभी आता है और कम उपजाऊ वाले क्षेत्र नदी घाटी का ऊपरी वाला क्षेत्र वार्षिक वर्षा नहीं होती है, मतलब वार्षिक नहीं आ पाती है जल, इसी कारण इसकी जो है उर्वरा शक्ति भी कम होती है। और साथ में देखें तो एक चीज़ आप ये ध्यान रखिएगा कि ये दोनों ही मतलब कि मतलब नदी के तंत्र से ही निर्माण होता है, नदी से ही निर्माण होता है खादर और बांगर पेटी का। बस वो मिट्टी का थोड़ा सा डिफरेंस है, एक जो नई मिट्टी उसे खादर बोलते हैं, पुरानी मिट्टी बांगर बोलते हैं। बांगर के बारे में और थोड़ा हम देख लेते हैं। इसमें रेत और कंकड़ की मात्रा अधिक होगी, क्योंकि एक बार बहुत वर्षों में बाढ़ आया है और ऊपर जाकर सारा मिट्टी वो मतलब बड़े बड़े कंकड़ मोड़ कर चला गया और दोबारा उस पर नहीं जा रहा है, जिस कारण से वो जो छोटे कंकड़ जो है वो मतलब कि एक तरीके से घिस नहीं पाया है, इस वजह से उसका साइज़ बड़ा रह गया है। इसे पुरानी जलोढ़ मृदा भी बोलते हैं, पुरानी जलोढ़ मृदा वाला क्षेत्र हो गया। और आगे हम देखें तो इसमें अगर इसमें कृषि के लिए अगर इसमें लाया जाता है तो सिंचाई अधिक करना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट हमने देख लिया है कि आप भी समझ ही गए होंगे कि खादर में वार्षिक वर्षा होती है, उपजाऊ भूमि होती है, साथ में नदी के नज़दीक होता है। इसमें नूतन मतलब कि
नया जलोढ़ मृदा होती है। पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है, सघन कृषि के लिए उपयुक्त होता है, जहाँ की जैसे धान वगैरह हो गया जिसमें कि अधिक मात्रा में पानी लगता है। कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा कम होती है इसमें, क्योंकि बार बार इसके ऊपर पानी एक दूसरे बहाव के कारण। नमी और कार्बनिक पदार्थ जो कि पौधे या फिर किसी चीज़ के लिए फ़ायदेमंद है वो अधिक होती है। यहाँ पे बाढ़ कभी कभी आती है। कम उपजाऊ वाला क्षेत्र है बांगर में। नदी घाटी का ऊपरी क्षेत्र कहलाता है। इसमें वार्षिक वर्षा कम होती है, मतलब कि नहीं होती है, कम के बराबर है। साथ में उर्वरा शक्ति भी कम होती है। रेत कंकड़ की मात्रा अधिक होती है। पुरानी जलोढ़ मृदा भी इसे कहा जाता है। साथ में यहाँ पे अगर कृषि करना है तो यहाँ पे सिंचाई अधिक करना पड़ेगा। और आगे हम देखते हैं कि आशा है मुझे कि आप खादर और बांगर को समझ गए होंगे। एक बार और हम देख लेते हैं कि जैसे ये नदी बह रही है और जैसे ये नदी बह रही है, ये दो क्षेत्र है एक तरीके से। ये नदी हो गई और ये हो गया आपका खादर वाला क्षेत्र है। ये वाला क्षेत्र हो गया आपका खादर और ये वाला क्षेत्र हो गया आपका बांगर। ठीक इसी प्रकार ये वाला क्षेत्र हो गया आपका खादर और ये हो गया बांगर। मुझे आशा है कि अब आप समझ गए होंगे पूरे अच्छे तरीके से। साथ में अगर आप नोट्स बनाते हुए जा रहे थे तो अच्छी बात है। आगे हम ये तो गंगा के मैदान की हमने बात की है कि जो कि जहाँ से नदियाँ गुजरती हैं। हम अब आगे राजस्थान के मैदान को देखते हैं, जिसमें कि हमने देखा था कि ये राजस्थान का मैप है और यहाँ पे एक अरावली पर्वत श्रृंखला है। हाल ही में आपने सुना होगा कि अरावली के लेकर ऐसा कुछ रिपोर्ट आया कि वो अगर 100 मीटर से ऊपर नहीं है तो उसे अरावली नहीं माना जाएगा। अगर 100 मीटर से ऊपर है तो ही अरावली उसे माना जाएगा। लोग इसका विरोध कर रहे हैं पूर्ण तरीके से। यहाँ पे नदियों का निर्माण या फिर मैदान का निर्माण कैसे होता है? इस तरफ है अरब सागर, ये हो गया अरब सागर वाला क्षेत्र। यहाँ से समुद्र की लहरें जैसे मतलब कि एक तरीके से यहाँ से बादल बन के पानी बाहर उठाती है और यहाँ पे आगे धीरे धीरे जाने के बाद यहाँ पे ऐसे बरस जाती है और यहीं से ये नदियों का निर्माण होता है। तभी ये मैदानी क्षेत्र बनता है, जिसे राजस्थान के मैदान के नाम से भी जानते हैं। और ये हो गया अरावली पर्वत श्रृंखला। यहाँ पे भी ठीक खादर और बांगर है वो। और इस तरफ मरुस्थलीय क्षेत्र है भारत का, जिसे रेत के टीले मिलेंगे यहाँ पे एक। और यहाँ पे रोही और कलहर, मतलब कि ये मिट्टी ही एक तरीके से होता है। रोही और कलहर एक तरीके से बोलते हैं उसको। यहाँ की बहुत सारी नदियाँ जो है वो समुद्र में, मतलब समुद्र तक टच नहीं कर पाती है, जो कि राजस्थान में ही ऑलमोस्ट ज़्यादातर नदियाँ ख़त्म हो जाती हैं। जिसमें कि बहुत फेमस नदी है लूनी नदी, के बारे में शायद आप लोगों ने सुना होगा। अगर हम इस क्षेत्र का बात करें तो इसमें उपोष्ण उच्च दाब वाली पेटी है ये। और आगे हम देखें तो इसमें हवाएं अधिक रफ्तार से चलेगी। आसमान साफ होगा क्योंकि यहाँ पे बादल वगैरह ये रुक नहीं पाएंगे, जिस कारण से वर्षा विहीन क्षेत्र है ये। शुष्क यहाँ की स्थिति होगी और यहाँ पे जल अभाव का क्षेत्र है। तो ये हमने बात किया राजस्थान के मैदान का। आप नोट्स अवश्य बनाते जाएं, जिससे कि आपको आने वाले समय में भी फ़ायदा हो। वहीं अगर हम इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे और ये भारत के पश्चिमी क्षेत्र में, इन सब पॉइंट को आप अपने नोट्स में या फिर अपने आंसर राइटिंग वगैरह में डाल सकते हैं। मरुस्थली ये क्षेत्र भी पहले यहाँ से भी, जैसे कि वो जो नदियाँ थी यहाँ से सिंधु नदी यहीं से निकलती थी, लेकिन वो धीरे धीरे भूगर्भिक घटनाएं होती गई और यहाँ से नदियाँ उस तरफ शिफ्ट होती चली गई। नदियाँ वैसे भी धीरे धीरे टाइम के अनुसार नदियाँ शिफ्ट होती है, ठीक यहाँ से भी नदियाँ उस तरफ शिफ्ट होती चली गई, जिससे कि वहाँ मरुस्थलीकरण हो गया। साथ में मैंने ऊपर देखा तो रेतीले टीले, रेत के टीले मिलते हैं यहाँ पे। रेत के टीले प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पे अधिक वर्षा नहीं होने के कारण या फिर नदी तंत्र ज़्यादा नहीं होने के कारण लवणीय झील मिलते हैं, जिसमें कि कुछ उदाहरण भी है। आप लोगों ने नाम सुना होगा सांभर झील का। साथ में दिगाना हो गया, दिदवाना हो गया, मकराना, इन सभी का नाम आप सुने होंगे मेरे ख्याल से। ये क्षेत्र जो है उच्च दाब की स्थिति होती है। साथ में गर्म और शुष्क दशाएं पाई जाती हैं। आप समझ रहे हो कि क्यों ऐसी दशाएं पाई जाती हैं। यहाँ पे इतनी ऊंची पहाड़ियाँ नहीं है जिससे कि बादल रुक सके और यहाँ पे बारिश हो सके। और भूगर्भिक घटना होने के कारण सिंधु नदी जहाँ राजस्थान के क्षेत्र से गुजरती थी, इस तरफ से गुजरती थी, वो नदियाँ यहाँ से इस तरफ शिफ्ट हो गई। अब पाकिस्तान के अंदर बहती वो नदी। ठीक इसी प्रकार पाकिस्तान में भी इस तरफ चुलिस्तान नाम करके एक
मरुस्थल है, जैसे कि हमारा भारत में थार मरुस्थल जिसे बोला जाता है। और आगे हम कुछ पॉइंट को देख लेते हैं, जिसमें कि सतही जल अधिक नहीं है, सीमित मात्रा में है यहाँ पे। साथ में और अगर हम बात करें तो यहाँ पे मौसमी नदियाँ हैं, जैसे कि बारहमासी नदियाँ और मौसमी नदियाँ के बारे में आप सुनेंगे। बारहमासी नदियाँ की जैसे कि जिसका निर्माण बर्फ़ से होता है, और वो नदी वर्ष भर साल भर वो नदियाँ बहती रहती हैं, जैसे गंगा हो गया, यमुना हो गई, ब्रह्मपुत्र नदी हो गई, ये सब। और ये सब मौसमी नदियाँ, जैसे कि जब जब बारिश का मौसम आएगा, जब जब विंटर सीज़न आएगा, तब यहाँ पे बारिश होगी, और जिस कारण नदियों में पानी आएगा। यहाँ की नदियाँ सागर तक नहीं पहुँच पाती है। और आगे हम देखें तो इसमें वर्षा ऋतु मौसमी मतलब कि, और यहाँ पे आगे सामने रोही नदी, रोही के बारे में बात किया था। रोही एक प्रकार की मिट्टी होती है, मृदा होती है, जो कि जो भी नदी मौसमी नदियों या फिर नहर जो होता है किनारे विकसित बांगर क्षेत्र, उसे रोही के नाम से जाना जाता है। आपने सुना ही होगा। जैसे हमने ऊपर लूनी नदी के भी बारे में पढ़ा था कि लूनी नदी समुद्र तक नहीं जा पाती है। अरावली के पश्चिम में निर्माण होकर कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। चलिए हम आगे पंजाब के मैदान के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं कि क्या है यहाँ पर। मुझे आशा है कि आपको समझ आ रही है। अगर आ रही है तो आप कमेंट ज़रूर करें। और ये राजस्थान वाला हो गया। आगे हम पंजाब के मैदान के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको पता हो कि दो नदियों के बहाव के क्षेत्र को वाले क्षेत्र को दोआब बोलते हैं। ठीक इसी तरीके से 5 नदी जहाँ से बहती है उसे पंजाब बोला जाता है। पंजाब के मैदान का निर्माण हम समझते हैं। ये हो गया मानसरोवर, जिससे कि ये हो गया आपका नामचा बरवा, जम्मू कश्मीर में ये नंगा पर्वत है, नामचा बरवा यहाँ पे। तो यहाँ से इस मानसरोवर से होकर ये नदियाँ निकलती हैं, जिससे कि सिंधु नदी है। साथ में यहाँ से झेलम, इस तरफ से हो गया चिनाब, इस तरफ से हो गया सतलज, रावी, ब्यास, और ये हो गया सतलज। इसी क्षेत्र को जो है पंजाब के नाम से जाना जा गया, क्योंकि 5 नदियों के बीच 1 2 3 4 5 नदियों के बीच वाले क्षेत्र को पंजाब बोला गया, जिसमें कि ये हो गया आपका झेलम, ये हो गया आपका चिनाब, ये हो गया आपका रावी, ये हो गया आपका ब्यास, और ये हो गया आपकी सतलज नदी, जिसे सतलज भी बोलते हैं। और ये आगे चल के जो हमने पढ़ा था अभी लूनी नदी के बारे में, ये हो गया लूनी नदी, और ये हो गई आपकी रण की भूमि, मतलब कच्छ के रण की भूमि। और इस तरफ आगे आएंगे तब आपको अरब सागर मिलेगी। साथ में ये वाला क्षेत्र हो गया राजस्थान का। इधर इस तरफ आएंगे तो गुजरात का क्षेत्र ही हो गया, इस तरफ मध्य प्रदेश वगैरह सारा चीज़। और हमने ऑलमोस्ट 3 के बारे में पढ़ लिया। राजस्थान के वाले क्षेत्र के बारे में, राजस्थान वाले क्षेत्र में, पंजाब वाले क्षेत्र वाली नदियाँ मैदान के बारे में, साथ में ये मध्य गंगा के मैदान के बारे में हमने पढ़ लिया। थोड़ा से हम इसके बारे में लिखते हैं पंजाब के मैदान के बारे में कि क्या क्या विशेषताएं हैं, थोड़ा लिख लेते हैं। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग में है अर्ध शुष्क क्षेत्र। और आगे हम देखें तो यहाँ पे नदियाँ हैं, लेकिन वायुमंडलीय जो है वो दशाएं थोड़ा सा नमी एवं वर्षा की मात्रा जो है सीमित है। यहाँ पे लगभग 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और ये नदी में आकर मिल जाती है प्रवाह तंत्र में, जिससे जलोढ़ मैदान का निर्माण करती है। आपने कुछ दोआब के बारे में सुना होगा, तो हम उसके बारे में ही पढ़ लेते हैं। जैसे कि विस्त दोआब, ये वाला क्षेत्र जो है ब्यास प्लस सतलज के निर्माण से बना है। और आगे बारी दोआब के बारे में सुना होगा, जो कि ब्यास प्लस रावी नदी के निर्माण से बना है।
आ गया अपने रेचना दोआब के बारे में। रेचना दोआब रावी प्लस चिनाब नदी के निर्माण से बना है। चज दोआब जो है वो चिनाब और झेलम के निर्माण से बना है। वहीं आगे की बात करें तो सप्त सिंधु दोआब, ये सिंधु और सागर में जो जाकर मिलती है वहाँ से जो बना है वो सारा चीज़। तो आप समझ गए कि विस्त दोआब का मतलब वास से व्यास हो गया, व्यास हो गया और सतलज के पीछे। बाहरी दोआब का ब्या हो गया और रा से राबी हो गई। रेचना में रा हो गया और चा से चेना हो गया। चा में चिनाब हो गया और जा से जैसे झेलम हो गया। सप्त दोआब तो सिंधु को ही बोलते हैं सप्त दोआब, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 नदियाँ मिलकर बनती है, उसे सप्त दोआब बोलते हैं। जो कि इधर आगे आने के बाद इस पर बड़े भूभाग को, इस वाले बड़े भूभाग को जो कि सिंधु दोआब बोलते हैं। आगे हम देख लेते हैं। और आप ये सब चीज़ अपने नोट्स में ज़रूर लिखिए, जिससे कि आपको आने वाले समय में समझ में ज़्यादा चीज़ें आए। यहाँ पे सतही नदी प्रवाह अधिक है, सतही प्रवाह अधिक, इसी कारण से यहाँ की भूमि अधिक फर्टाइल है, मतलब कि ज़्यादा उर्वरकशील है, कृषि हेतु उपयुक्त है। और भारत की जो है हरित क्रांति का भी श्रेय जो भी मतलब ज़्यादा हुआ है इसी क्षेत्र में हुआ है, पंजाब और हरियाणा वाले क्षेत्र में, और पश्चिमी यूपी वाले, मतलब कि इस तरीके के अगर मान सकते हैं तो वाले क्षेत्र में। नहर का विकास अधिक हुआ है, ट्यूबवेल का विकास, सिंचाई के लिए अत्यधिक विकास हुई है। और आगे हम देखें कृषि हेतु उपयुक्त भूमि है ये इस तरफ। इन सभी के निर्माण के कारण कृषि का भी वृद्धि हुई है। अति सिंचाई के कारण भूजल की कमी हो गई है, मृदा जो है अधिक लवणीकरण होती जा रही है, जल भराव की समस्या उत्पन्न होती रही है। और यहाँ भी छोटे छोटे मौसमी नदियाँ का भी निर्माण हुआ है। और इस जो मौसमी नदी है इसको चो के नाम से जाना जाता है, इसे चो बोलते हैं। भूक्षरण भी अधिक हुई है इस वाले क्षेत्र। आशा है कि आप इन टॉपिकों को समझ गए होंगे कि क्या क्या है इसमें। एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। ये उत्तर मैदान के पश्चिमी भाग में स्थित है। वायुमंडलीय नमी में वर्षा की मात्रा सीमित होती है। इस तरफ 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है। जलोढ़ मृदा का निर्माण मतलब कि अधिक है इस क्षेत्र में। विस्त दोआब के बारे में हमने पढ़ा था, ब्यास और सतलज नदी के बीच में है। बारी दोआब हो गया ब्यास और रावी नदी के बीच में। रेचना दोआब हो गया रावी और चिनाब के बीच में। चज दोआब हो गया चिनाब और झेलम के बीच में। सप्त दोआब हो गया सिंधु और वाला से सारा क्षेत्र जो है उसे बोलते हैं। साथ में यहाँ पे सतही प्रवाह नदियाँ अधिक है, मतलब कि सतह जो कि यहाँ पे जैसे चलती है वो बारिश की नदियाँ नहीं, जो समुद्र या फिर ये क्या बोलते हैं बर्फ़ से नदियाँ बनी हुई हैं, पहाड़ के ऊपर से आने वाली नदियाँ जो है। कृषि हेतु भूमि उपयुक्त है यहाँ पे। भारत की हरित क्रांति इसी क्षेत्र में सर्वाधिक हुआ था, पंजाब और हरियाणा वाले क्षेत्र में। साथ में यहाँ पे नहर ट्यूबवेल सिंचाई का अत्यधिक विकास हुआ है। यहाँ पे खेत का भी आकार भी बहुत बड़ा बड़ा रहता है। साथ में कृषि उत्पादन में भी यहाँ पे अधिक वृद्धि हुई इन सब चीज़ों के कारण। अति सिंचाई होने के कारण भूमि जल वो कम हो गया या फिर उसकी कमी हो गई, गिरावट हो गया। साथ में मृदा जो है अधिक सिंचाई होने के कारण मृदा में ज़्यादा लवण हो गया है और यहाँ के पोषक पदार्थ इसमें जो है कम होता जा रहा है धीरे धीरे। जल भराव की अधिक समस्या आने लगी धीरे धीरे। साथ में छोटी छोटी मौसमी नदियाँ का निर्माण हो गया, जिसे चो के नाम से जाना जाता है। साथ में यहाँ पे भूक्षरण भी अधिक हो गई है, मतलब कि गुणवत्ता कमी हो गई है उसमें मृदा की। चलिए आगे हम भारत के तटीय मैदान के बारे में चर्चा करते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा गंगा के मैदान के बारे में थोड़ा बता दूं, जिसमें कि मिट्टी की गुणवत्ता वगैरह इन सब के बारे में। ये इसकी सहायक नदियाँ हो गई जो भी, और इस तरफ ये हो गया हमारा ऊपरी और गंगा का क्षेत्र, गंगा का पेट। ये हो गई ऊपरी गंगा, मध्य में। चलिए हम इसके कुछ डिफरेंस के बारे में समझते हैं कि इसमें और इस वाले दोनों क्षेत्र में क्या क्या डिफरेंस होगा। जैसे ये वाला क्षेत्र हो गया, ये बी वाला क्षेत्र और ये सी वाला, दोनों में क्या डिफरेंस होगा। डिफरेंस की बात करें तो मृदा में क्ले की मात्रा धीरे धीरे नीचे आते आते धीरे धीरे बढ़ती जाएगी।
साथ में मृदा की मात्रा, सैंड की भी मात्रा जो कि है वो बढ़ेगी, क्योंकि सैंड की मात्रा कम होगी। भूजल का स्तर भी जो है वो बढ़ेगा। वर्षा की मात्रा बढ़ेगी। साथ में मृदा में पोषक तत्व मात्रा में भी वृद्धि होगी। साथ में कृषि में ट्यूबवेल की संख्या कम होगी, क्योंकि यहाँ पे नदियों का बहाव थोड़ा ज़्यादा है। वाणिज्यिक कृषि की मात्रा कम होगी, यहाँ पे निर्वाह कृषि ज़्यादा होगी। तो हमने देख लिया ऑलमोस्ट, और आगे हम देखते हैं कि भारत के तटीय मैदान के बारे में। जैसा कि आपको पता ही होगा, ये भारत का तट वाला क्षेत्र है। यहाँ से ये तट वाला क्षेत्र है। ये हो गया आपका राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश हो गया, और ये हो गया उड़ीसा वाला क्षेत्र हो गया, और ये वाला क्षेत्र हो गया वेस्ट बंगाल वाला। चलिए हम एक एक करके सभी के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। इस तरफ को पूर्व में होने के कारण पूर्वी घाट बोलते हैं, इसको पश्चिमी घाट बोलते हैं। जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे पर्वत, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में से एक पर्वत श्रेणी है। इस तरफ का मैदान थोड़ा सा चौड़ा है, ये वाला क्षेत्र। ये एक प्रायद्वीप है, जिससे कि आप इसे प्लेटी बोलते हैं। और ये इसको जो है ये वाला क्षेत्र जो इस पूरे क्षेत्र को प्रायद्वीपीय किनारों के नाम से जानते हैं, जो कि एक तरफ पूर्वी घाट हो गया, एक तरफ पश्चिमी घाट हो गया। और ये ऊपर वाला क्षेत्र जो है, और ये जो है ये भी मैदान का क्षेत्र है। अगर हम इस क्षेत्र की बात करें तो करीब 43% है, 43%। इसका 46% नम भूमि है। यहाँ पे नम भूमि के द्वारा बना है। समझिएगा कि ये समुद्र तट है, और इस तरफ दोनों तट है समुद्री। ये ऊंचाई होने के कारण यहाँ पे इस तरफ से अरब सागर से या फिर बंगाल की खाड़ी से नदियाँ यहाँ से उठती है, और यहाँ से इस तरफ पहाड़ों में टकरा के वहीं पे नदी का निर्माण करती है। चलिए हम आगे देखते हैं मैदान के बारे में एक एक करके थोड़ा, क्योंकि अलग अलग, जैसे इस क्षेत्र को अलग अलग क्षेत्र को अलग अलग नामों से जाना जाता है। आप यहाँ पे समझ गए होंगे, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया आपका, और ये साउथ हो गया। इन क्षेत्रों के कुछ नाम हैं, हम उस नामों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। जिसमें कि ये वाला क्षेत्र यहाँ से लेकर ये वाला क्षेत्र 1 से लेकर 2 तक, और ये 3 से लेकर 4, पहला क्षेत्र हो गया। दूसरा और एक ये वाला क्षेत्र 1 2 3 4। सभी के हम नाम को देख लेते हैं, ये क्या क्या कौन सा नाम। यहाँ वाला क्षेत्र है वो जो थोड़ा सा ज़्यादा अधिक चौड़ा है, और ये वाला क्षेत्र जो है धीरे धीरे सकरा होता चला जा रहा है। ये हो गया आपका कन्याकुमारी। तो हमने पहला नाम कौन सा देखा था, जो कि गुजरात के मैदान। पश्चिमी तट का ये सबसे विस्तृत, पश्चिम के तट का सबसे विस्तृत भाग है, मतलब कि सबसे विस्तारित वाला भाग है, विस्तृत क्षेत्र। इसमें कुछ नदियों का निर्माण होता है, जैसे माही होगी, साबरमती नदी हो गई, गांधी जी से पढ़ेंगे आप, एक नर्मदा नदी हो गई, तापी हो गई। ये माही वही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इन सब से अवसाद भी निर्माण होता है। दूसरे तट की बात करें तो उसे कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। ये तापी का मुहाना लेकर दमन और दीव, दमन के बारे में आप पढ़ेंगे, दमन जो से लेकर गोवा तक है। और हम तीसरे की बात करें तो ये कनारा तटीय मैदान इसको बोलते हैं। ये कर्नाटक से लेकर, कर्नाटक राज्य के तट से बेंगलोर तक है। ये वाला क्षेत्र जो अति संकीर्ण क्षेत्र है, मतलब कि एक तरीके से, एक तो ये हो गया फैल वाला क्षेत्र, और ये हो गया अति संकीर्ण वाला क्षेत्र। इसे संकीर्ण बोला जाता है। चौथा हो गया मालाबार। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा मालाबार तट के बारे में।
जो कि कालीकट बंदरगाह है। वहीं पे पहला जो वास्को डी गामा आया था वो केरल में है, केरल तट को। यहाँ पे बहुत सारे झीलों का भी निर्माण हुआ है, जिसे कयाल के नाम से भी बोलते हैं। कयाल का विकास यहाँ पे हुआ है। कयाल का विकास इस वजह से हुआ है क्योंकि यहाँ पे नदियाँ जो है मतलब कि समुद्र की लहरें टक्कर मारती है, और इस वाले क्षेत्र जैसे यहाँ पे ये हो गया, जैसे भूमि कटते 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 ये वाला क्षेत्र हो गया, और ऐसे कटते इस वाले क्षेत्र को वो कयाल बोलते हैं। तो इस तरफ उतना इसका जोर नहीं जा पाता, और साथ में यहाँ पे अधिक जोर नहीं जाने के कारण यहाँ पे नौका वाहन हो गई है, और साथ में यहाँ पे सी पोर्ट वगैरह का निर्माण भी अधिक होता है। इसे कयाल बोला जाता है। कुछ कयालों के नाम जैसे कि झीलों के नाम हम देखते हैं, जिसमें कि वेम्बनाड झील हो गया। थोड़े से हम कयाल के निर्माण के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं कि अगर आप नहीं समझ पाया हो तो। जैसे ये वाला क्षेत्र है, और यहाँ से समुद्र की लहरें बार बार आगे बढ़ती जा रही हैं, तो ये वाला क्षेत्र धीरे धीरे मतलब एक तरीके से जो बोलिएगा कि ये बंद हो जाता है। जैसे ये वाला क्षेत्र हो गया है, और पानी ये जो है यहीं तक वो टक्कर मार रही है। इस तरफ वाला क्षेत्र हो गया वो बच गया है। इससे ही लैगून या फिर कयाल के नाम से जाना जाता है। लैगून हो गया, पश्चिम जल हो गया, या कयाल बोलते हैं। और यहीं पे जो निर्माण हुआ है वो से ही ये वेम्बनाड झील जो होता है, यहीं पे आपने नेहरू ट्रॉफी के बारे में सुना होगा, जो कि झील में खेला जाता है। ये मछली के लिए भी नौका वाहन पर्यटक की दृष्टि से भी बहुत महत्व रखता है। तो आशा है कि आप पश्चिमी तट को समझ गए होंगे, इस वाले क्षेत्र को। अगर आपको कोई समस्या है तो आप दोबारा वीडियो देखिए, कोई बड़ी चीज़ नहीं इसमें, आप तुरंत आप सीख जाएंगे, मतलब कि आप समझ जाएंगे चीज़ों को। आगे हम इस वाले क्षेत्र को देखते हैं, पूर्वी तट के क्षेत्र। इस क्षेत्र को उत्कल तट के नाम से जाना गया, जिससे कहीं पे कलिंग तट भी बोलते हैं, त्रिशिरकार भी बोलते हैं इसको एक। और ये हो गया आपका कुरुमंडल तट, और यहीं से आपकी ये हो गई महानदी, और यहाँ से चल के जो आती है गोदावरी, और ये हो गई कृष्णा नदी। कृष्णा और गोदावरी के आपने मुहाने पे सुना होगा। यहाँ पे कछुए बहुत अधिक मात्रा में आता है। पूर्वी तट चौड़ा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो है इस तरफ का जो ढलान, इस तरफ जो है ढलान वो मतलब कि एकाएक ऐसे उठा हुआ है, इस तरफ से ऐसे है एक तरीके से, जिस कारण से ये ऐसे क्षेत्र है। तो ये अधिक ढलान होने के कारण यहाँ पे जो है वो धीरे धीरे नदियाँ जो है वो अधिक अवसाद ले पाती है। और यहाँ पे क्योंकि इतने दूर से अगर कोई नदी बन के आ रही है तो यहाँ से अवसाद लाते उसके बाद बहुत सारा अवसाद हो जाएगा, और धीरे धीरे इस क्षेत्रों में वो बांटना स्टार्ट कर देगा, बिखेरना स्टार्ट कर देगा। इसीलिए ये क्षेत्र चौड़ा ज़्यादा हो गया, और इस क्षेत्र की यहाँ से नदियाँ जाती है इस तरफ एकाएक गिर जाती है। इस वजह से इस क्षेत्र में उतना ज़्यादा नदी का मतलब कि मैदान का निर्माण नहीं हो पाया, और इस तरफ अधिक मैदान का निर्माण हो पाया है। आगे हम देख लेते हैं कि पश्चिमी घाट के कुछ तटीय मैदानों के बारे में, जो कि पूर्वी तट हो गए। इसके कुछ स्थानिक नाम भी हैं, हम एक बार देख लेते हैं कि तमिलनाडु के पास जो है कृष्णा और गोदावरी तक के मुहाने को, जैसा कि हमने देखा, कुरुमंडल के नाम से जाना, कुरुमंडल कहलाता है। आगे हम देखते हैं कि गोदावरी वाला क्षेत्र जो है, गोदावरी से लेकर महानदी तक बीच के तट को उत्तरी सिरकार कहते हैं, जिसके अंदर आंध्र प्रदेश और साथ में उड़ीसा आता है। ये हमने ऊपर भी देख ही लिया था यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया था। ये वाला क्षेत्र कुरुमंडल तेरो, ये जो हमने बताया था, ये कछुआ यहाँ पे अधिक आता है कि ये कृष्णा और गोदावरी के मुहाने पे, ये आप उस वाले सब्जेक्ट्स में पढ़िएगा जो कि एनवायरनमेंट वाले क्लास में। आगे हम देखते हैं कि पश्चिमी और पूर्वी तट के बारे में तो हमने पढ़ लिया था, और निर्माण भी हमने पढ़ लिया था कि कैसे होता है। यहाँ की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, ऐसे है ये नदी पूरे एक तरीके से समझिए तो ये ऐसे ढलान है। अब आप समझ रहे होंगे चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा सही से। हम पूर्वी और पश्चिमी तट के थोड़े से डिफरेंस के बारे में समझते हैं कि क्या है इसमें। पूर्वी तट हो गया, ये हो गया पश्चिमी तट। एक एक बिंदु करके मात्रा देखते हैं यहाँ पे। ये वाला क्षेत्र सकरा है, कटे फटे हैं,
साथ में दंतुरित क्षेत्र, जैसे दांतों जैसा क्षेत्र, और ये अधिक चौड़े हैं, चौड़े तट। ये लगभग 200 किलोमीटर का क्षेत्र, और ये 8 से 70 किलोमीटर का क्षेत्र है। यहाँ पे कटाव अधिक है, और ये समय के साथ कटाव कम है यहाँ पे, और समय के साथ ये जो है कि है संकुचन होता जा रहा है, मतलब कि कम होता जा रहा है कटाव के कारण। और यहाँ पे समय के साथ जो है कि इसका विस्तार अधिक हो रहा है। साथ में यहाँ पे डेल्टा आपको अधिक दिखेगा। डेल्टा वो क्षेत्र होता है जहाँ पे कि नदियों द्वारा बहाव वाला क्षेत्र जो होता है ना, बहाव से लाया हुआ चीज़ें समुद्र के किनारे पे, मतलब नदी के किनारे पे जाके वो इकट्ठा कर देते हैं, उससे डेल्टा होगा। आप डेल्टा में नाम सुने होंगे कि सबसे बांग्लादेश या फिर भारत के जो पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा के नाम बारे में। इस वाले क्षेत्र में निमग्न तट चौड़ा है होने के कारण यहाँ पे पोत का निर्माण अधिक हो गया। पोत का निर्माण मतलब है कि जहाँ पे जहाज वगैरह वो अधिक तरीके से जा सकता है। हार्बर भी उसी को बोला जाता है, बहुल मात्रा। यहाँ पे पोत का निर्माण सापेक्षिक रूप से कम है, लेकिन कम है थोड़ा। यहाँ पे कुछ प्राकृतिक हार्बर कम पाया गया है। यहाँ पे कृत्रिम पोर्ट ज़्यादा है, मतलब कि मनुष्य द्वारा बनाया। यहाँ पे थोड़ा पहले से भी बना हुआ है, समुद्र के कटाव के कारण यहाँ पे बन गया है। वहीं इस वाले क्षेत्र का बात करें तो नदी सागरीय लहरें निर्मित करती है, तटीय अवसादों के निक्षेपण द्वारा निर्मित है। साथ में यहाँ पे इसकी जो उत्पत्ति है भू संचलन, टेक्टोनिक में भ्रंशन के कारण। अगर आप नहीं समझ पा रहे कि इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो आप पिछले वाले लेक्चर में अगर जाके देखेंगे तो उसमें बताया गया कि किस प्रक्रिया के द्वारा ये क्षेत्र उठा क्यों है, आपको उसमें पता चल जाएगा। तो आप उस लेक्चर को अवश्य जाकर देखें। इस वाले क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है, साथ में जो कि दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण, मानसून के मार्ग में आता है। और यहाँ पे थोड़ा ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, इसी कारण से वो पहाड़ी वाले चैप्टर में करेंगे जब हम भारत के पीक के बारे में चर्चा कर रहे होंगे। तो यहाँ पे चक्रवात सापेक्षिक रूप से कम आता है। कम आने का रीज़न है क्योंकि इस क्षेत्र में उसे रुकावट मिल जाता है, इस वजह से कम आ पाता है। आर्थिक विकास अधिक हुआ है क्योंकि यहाँ पे पोर्ट का निर्माण ज़्यादा हुआ है। यहाँ पे पोत का निर्माण हो गया, मत्स्यन हो गया, पर्यटन की दृष्टि से हो गई, जो कि केरल पर्यटक की दृष्टि से बहुत प्रसिद्ध है। साथ में इस तरफ अगर बात करें तो कम वर्षा, यहाँ पे लौटता मानसून का प्रभाव है। चक्रवात अधिक आता है। अभी आपने सुना होगा कि अभी दितवा चक्रवात आया हुआ था श्रीलंका से होते हुए, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के होते हुए, जहाँ की इसके कारण से, दितवा के कारण से श्रीलंका में बहुत अधिक नुकसान झेलना पड़ा है। यहाँ पे आबादी अधिक है, कृषि केंद्रित अधिक है। और वहीं बात करें तो पोत यहाँ पे कम है। औद्योगिक विकास भी इस तरफ थोड़ा कम हुआ है। यहाँ पे पर्यटक भी थोड़ा कम है। हिल स्टेशन की बात करें, जैसे पहाड़ी वाला क्षेत्र बात करें, तो इस तरफ ज़्यादा है। आशा है आप इन सब सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ लिए होंगे, और अगर समझ आ रहा है तो अच्छी चीज़ है, और अगर नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को दोबारा देखें, बिल्कुल समझ आएगा। और अगर आप, जैसे कि हमने ये इस तरफ देखिए, पुराने लेक्चर में सारा चीज़ करा रखा है, पूरा हिमालय का निर्माण, सारा चीज़ हमने, नदियों का निर्माण कैसे होता है, साथ में पठार कैसे निर्माण हुआ है, इन सभी चीज़ों को। तो आप एक बार उस लेक्चर को अवश्य देखें और कमेंट ज़रूर करें अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। तो आज के लिए हम इतना ही, बाकी मिलते हैं किसी नए लेक्चर के साथ। इसी में हम आगे भारत के द्वीप समूह वगैरह के बारे में चर्चा करें। तब तक के लिए, आज के लिए थैंक यू, जय हिंद।